अभी इस पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके शरीर के अंदर लगभग 7 परमाणु काम कर रहे हैं। ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे लिखने के लिए 7 के बाद 28 शून्य लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से हर एक परमाणु, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, आपके खून में लोहा, आपकी सांसों में ऑक्सीजन, एक मरते हुए तारे के दिल में बना था। आप सचमुच तारों की धूल से बने हैं। ये कोई कविता नहीं है, ये भौतिकी है, ये रसायन विज्ञान है, और ये सबसे गहरा वैज्ञानिक सत्य है जो मानवता ने कभी खोजा है। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ को देख रहे हैं। 5 उंगलियां, त्वचा की रेखाएं, नाखून, बिल्कुल सामान्य। लेकिन अगर आप इस हाथ को समय में पीछे ले जा सकें तो आप देखेंगे कि 5 अरब साल पहले ये परमाणु एक विशाल तारे के केंद्र में थे, जहां तापमान 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस था। वहां अकल्पनीय दबाव और गर्मी में हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकरा रहे थे, जुड़ रहे थे और भारी तत्व बना रहे थे। फिर वो तारा फट गया। एक सुपरनोवा विस्फोट में, जो हमारी पूरी आकाशगंगा से ज्यादा चमकीला था, उसने इन तत्वों को अंतरिक्ष में फेंक दिया। वे अरबों किलोमीटर तैरते रहे, फिर वे एक धूल के बादल में इकट्ठे हुए। उस बादल से हमारा सूर्य बना, उस बादल से पृथ्वी बनी, और उसी बादल से अंततः आप बने। ये कहानी 1948 में शुरू हुई, जब ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक समस्या से जूझ रहे थे। बिग बैंग ने केवल 3 तत्व बनाए थे, हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी मात्रा में लिथियम। लेकिन ब्रह्मांड में 90 से ज्यादा प्राकृतिक तत्व हैं। कार्बन कहां से आया? ऑक्सीजन कहां से आई? लोहा, सोना, यूरेनियम, ये सब कहां से आए? हॉयल ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया। तारे ब्रह्मांड की रसायनशालाएं हैं। उनके केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया में हल्के तत्व भारी तत्वों में बदल जाते हैं, और जब विशाल तारे मरते हैं तो वे इन तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देते हैं। हॉयल के सहयोगी विलियम फाउलर ने इस सिद्धांत को गणितीय रूप से सिद्ध किया। 1953 में उन्होंने दिखाया कि कार्बन परमाणु, जीवन का आधार, केवल तारों के अंदर एक विशेष ऊर्जा स्तर पर बन सकता है। इस खोज के लिए फाउलर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन असली चमत्कार तब सामने आया जब वैज्ञानिकों ने गणना की कि मानव शरीर में कौन से तत्व हैं और वे कहां से आए। परिणाम आश्चर्यजनक था। आपके शरीर का 68% हिस्सा ऑक्सीजन है, छोटे और मध्यम आकार के तारों में बनी। 18% कार्बन है, तारों के हीलियम संलयन से। 10% हाइड्रोजन है, बिग बैंग से सीधे। और बाकी 3% में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा शामिल हैं, सभी तारों की भट्टियों में बने। अब आइए एक विशेष तत्व पर ध्यान दें, लोहा। आपके खून में लगभग 3 से 4 ग्राम लोहा है। ये लोहा आपके लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, जो ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों से आपके शरीर के हर कोने तक ले जाता है। बिना लोहे के आप सांस नहीं ले सकते, आप जीवित नहीं रह सकते। लेकिन ये लोहा कहां से आया? लोहा सबसे स्थिर परमाणु है। इसे बनाने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए कि केवल सबसे विशाल तारे, जो हमारे सूर्य से कम 8 गुना बड़े हैं, ही इसे बना सकते हैं, और वो भी केवल अपने जीवन के अंतिम क्षणों में। जब ऐसा तारा अपने सारे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन को जला चुका होता है तो उसका केंद्र लोहे में बदल जाता है, और फिर 1 सेकंड से भी कम समय में वो तारा ढह जाता है और सुपरनोवा विस्फोट में फट जाता है। कल्पना कीजिए उस क्षण को। एक तारा जो लाखों वर्षों से चमक रहा था, अचानक अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे दब जाता है। उसका केंद्र इतनी तेजी से सिकुड़ता है कि बाहरी परतें प्रकाश की गति के 10% से टकराती हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि वो एक पल में हमारे सूर्य के पूरे जीवन काल से ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। उस विस्फोट में न्यूट्रॉन परमाणुओं में घुस जाते हैं और लोहे से भी भारी तत्व बनाते हैं, सोना, प्लैटिनम, यूरेनियम। और फिर ये सब तत्व अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। आपके खून में जो लोहा है वो ठीक ऐसे ही एक विस्फोट से आया है। हर बार जब आपका दिल धड़कता है, हर बार जब आप सांस लेते हैं,
आप एक मृत तारे की विरासत का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुपरनोवा से निकले तत्व अंतरिक्ष में तैरते रहे लाखों वर्षों तक। वे अन्य गैस और धूल के बादलों से मिले। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने इन बादलों को खींचना शुरू किया। वे सिकुड़ने लगे, घूमने लगे। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के उस हिस्से में जहां अब पृथ्वी है, ऐसा ही एक बादल था। वैज्ञानिक इसे सौर निहारिका कहते हैं। इस बादल में वो सभी तत्व थे जो पहले की पीढ़ियों के तारों ने बनाए थे। केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि एक नया तारा जन्मा, हमारा सूर्य, और उसके चारों ओर घूमती धूल से ग्रह बने। पृथ्वी उन्हीं तत्वों से बनी जो कभी किसी दूर के तारे के दिल में थे। अब सोचिए कि जीवन कैसे शुरू हुआ। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी के महासागरों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु एक विशेष तरीके से जुड़े। उन्होंने अमीनो एसिड बनाए। अमीनो एसिड ने प्रोटीन बनाए। और किसी तरह, वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह नहीं समझते कि कैसे, इन अणुओं ने खुद को कॉपी करना सीख लिया। पहली जीवित कोशिका बनी। वो कोशिका विभाजित हुई, विकास शुरू हुआ। लाखों वर्षों में एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय बन गए। मछलियां बनी, उभयचर बने, सरीसृप बने, स्तनधारी बने और अंततः लगभग 3 लाख साल पहले मनुष्य बने। लेकिन हर कदम पर, हर जीव में वही तत्व थे जो तारों में बने थे। जीवन तारों की धूल का एक जटिल पुनर्गठन है। अब आइए इसे और गहराई से समझें। आपके शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। हर कोशिका में लगभग 100 ट्रिलियन परमाणु हैं। इसका मतलब है कि आपके पूरे शरीर में लगभग 7 अष्टलियन परमाणु हैं। अब इन परमाणुओं की उम्र के बारे में सोचिए। हाइड्रोजन परमाणु, जो आपके शरीर के 10% हिस्से को बनाते हैं, 13 अरब 80 करोड़ साल पुराने हैं। वे बिग बैंग के 3 मिनट बाद बने थे। वे ब्रह्मांड के सबसे पुराने परमाणु हैं। आपके अंदर का हर हाइड्रोजन परमाणु ब्रह्मांड के जन्म का गवाह है। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु, जो आपके शरीर का 80% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं, लगभग 5 से 7 अरब साल पुराने हैं। वे हमारे सूर्य से पहले की पीढ़ी के तारों में बने थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, ये परमाणु स्थायी नहीं है। आपका शरीर लगातार बदल रहा है। हर सांस के साथ आप लगभग 25 सेक्सटिलियन परमाणु अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। हर भोजन के साथ आप नए परमाणु अपने शरीर में जोड़ते हैं। हर 7 से 10 साल में आपके शरीर के लगभग सभी परमाणु बदल जाते हैं। आप एक नदी की तरह हैं। रूप स्थिर है, लेकिन पदार्थ लगातार बह रहा है। और वो पदार्थ कहाँ से आता है? हवा से, पानी से, भोजन से। और वो सब कहाँ से आया? पौधों से, जो सूर्य के प्रकाश और मिट्टी से बने। मिट्टी कहाँ से आई? चट्टानों से, जो पृथ्वी के मेंटल से आईं। और पृथ्वी कहाँ से आई? उस धूल के बादल से जो एक मरते हुए तारे ने छोड़ा था। अब इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप और मैं दोनों तारों की धूल से बने हैं, तो हम सचमुच रिश्तेदार हैं। न केवल जैविक अर्थ में कि हम सभी एक ही पूर्वज से विकसित हुए, बल्कि परमाणु स्तर पर भी। आपके शरीर में कुछ परमाणु कभी डायनासोर का हिस्सा थे, कुछ परमाणु कभी समुद्र में तैरते थे, कुछ परमाणु कभी पहाड़ों में थे, और कुछ परमाणु शायद कभी किसी महान व्यक्ति का हिस्सा थे, बुद्ध या आइंस्टाइन या आपकी परदादी। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण प्रणाली का हिस्सा हैं। परमाणु एक रूप से दूसरे रूप में जाते रहते हैं, लेकिन वे कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल पुनर्गठित होते हैं। ये विचार प्राचीन भारतीय दर्शन में भी मौजूद है। वैदिक ऋषियों ने पंच महाभूत का सिद्धांत दिया था। 5 महान तत्व जो सब कुछ बनाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आधुनिक विज्ञान ने इसे और विस्तार से समझाया है। पृथ्वी तत्व वो ठोस परमाणु हैं जो आपकी हड्डियां और मांसपेशियां बनाते हैं: कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस। जल तत्व वो तरल है जो आपके शरीर का 60% हिस्सा है: हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अग्नि तत्व वो ऊर्जा है जो आपकी कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को चलाती है, वही ऊर्जा जो कभी तारों के केंद्र में थी। वायु तत्व वो गैसें हैं जो आप सांस लेते हैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और आकाश तत्व वो खाली स्थान है जो परमाणुओं के बीच है,
क्योंकि याद रखिए, परमाणु ज्यादातर खाली होते हैं। लेकिन वैदिक दर्शन एक कदम और आगे जाता है। उपनिषदों में एक प्रसिद्ध कथन है, तत्त्वम् असि, तू वही है। इसका मतलब है कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही हैं। व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना में कोई अंतर नहीं है। हजारों वर्षों तक ये एक आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान हमें बता रहा है कि ये शाब्दिक रूप से सच है। आप और ब्रह्मांड एक ही पदार्थ से बने हैं। आपके शरीर के परमाणु और दूर की आकाश गंगाओं के परमाणु एक ही प्रक्रियाओं से बने हैं। आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। अमेरिकी खगोल शास्त्री कार्ल सागन ने 1980 में अपनी प्रसिद्ध टेलीविजन श्रृंखला कॉस्मोस में कहा था, हम तारों का पदार्थ हैं जो तारों के बारे में सोच रहा है। हम ब्रह्मांड खुद को जानने का एक तरीका है। ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक गहरा वैज्ञानिक सत्य है। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग में ब्रह्मांड में कोई जटिलता नहीं थी, केवल ऊर्जा और सरल परमाणु थे। फिर तारे बने, तारों ने भारी तत्व बनाए, उन तत्वों से ग्रह बने, ग्रहों पर जीवन बना, जीवन ने जटिल मस्तिष्क विकसित किए, और अब अरबों वर्षों बाद ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में पृथ्वी नामक ग्रह पर तारों की धूल ने चेतना विकसित की है। आप वो चेतना हैं। आप ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो जाग गया है और खुद के बारे में सोच रहा है। अब इस बात पर विचार करें कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? एक अजनबी, एक दोस्त, एक दुश्मन? लेकिन अगर आप परमाणु स्तर पर देखें तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति उन्हीं तत्वों से बना है जो आप हैं। उनके शरीर का कार्बन और आपके शरीर का कार्बन एक ही तारे में बना हो सकता है। उनके खून का लोहा और आपके खून का लोहा एक ही सुपरनोवा विस्फोट से आया हो सकता है। हम सब शाब्दिक रूप से एक ही ब्रह्मांडीय परिवार के सदस्य हैं। जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? लकड़ी और पत्तियां। लेकिन वो पेड़ भी उन्हीं परमाणुओं से बना है। वो भी तारों की धूल है, बस एक अलग रूप में। जब आप रात में आकाश को देखते हैं और तारों को चमकते देखते हैं तो आप अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, न केवल अपने जैविक पूर्वजों को बल्कि अपने परमाणु पूर्वजों को भी। ये एहसास हमें विनम्र बनाता है। हम इतने छोटे हैं, एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर एक छोटा सा जीव। लेकिन साथ ही ये हमें महान भी बनाता है, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम अलग नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं, न केवल एक दूसरे से बल्कि हर चीज से। हर पत्थर, हर बूंद पानी, हर तारा, सब कुछ एक ही ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा है। और वो कहानी अभी भी लिखी जा रही है। अभी इस पल दूर की आकाश गंगाओं में नए तारे बन रहे हैं। पुराने तारे मर रहे हैं और नए तत्व बना रहे हैं। और शायद अरबों साल बाद उन तत्वों से कोई नया जीवन बनेगा। शायद कोई नया प्राणी अपने आकाश को देखेगा और सोचेगा कि वो कहां से आया, और जवाब वही होगा, तारों से। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल है। अगर हम सब तारों की धूल हैं तो चेतना क्या है? विचार क्या है? भावनाएं क्या हैं? क्या वे भी केवल परमाणुओं की व्यवस्था हैं या कुछ और हैं? ये सवाल विज्ञान और दर्शन दोनों को परेशान करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि चेतना मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि का परिणाम है। आपके मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन हजारों अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ा है। जब वे एक साथ फायर करते हैं तो विद्युत और रासायनिक संकेत बनते हैं, और किसी तरह इन संकेतों से विचार, भावनाएं और चेतना उत्पन्न होती है। लेकिन ये किसी तरह अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इसे कठिन समस्या कहते हैं। कैसे भौतिक प्रक्रियाएं व्यक्तिपरक अनुभव बनाती हैं? कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि चेतना एक उभरती हुई संपत्ति है। जैसे पानी के अणु अलग अलग गीले नहीं होते, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं तो गीलापन उभरता है। वैसे ही न्यूरॉन्स अलग अलग सचेत नहीं होते, लेकिन जब वे एक जटिल नेटवर्क में व्यवस्थित होते हैं तो चेतना उभरती है। दूसरे वैज्ञानिक सोचते हैं कि चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति हो सकती है, जैसे द्रव्यमान या ऊर्जा। इस विचार को पैनसाइकिज्म कहते हैं कि हर चीज में, यहां तक कि परमाणुओं में भी चेतना का कोई रूप है।
ये विचार अजीब लगता है, लेकिन कुछ भौतिक विज्ञानी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। क्वांटम भौतिकी ने दिखाया है कि अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है। शायद चेतना और पदार्थ उतने अलग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। वैदिक दर्शन में चेतना को आत्मा कहा जाता है और आत्मा को अविनाशी माना जाता है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं। ये विचार आधुनिक विज्ञान से कैसे मेल खाता है? एक तरीके से बहुत अच्छी तरह। हमने देखा कि आपके शरीर के परमाणु लगातार बदल रहे हैं, लेकिन आपकी पहचान, आपकी यादें, आपका व्यक्तित्व स्थिर रहता है। तो आप परमाणु नहीं हैं, आप परमाणुओं की व्यवस्था हैं। आप एक पैटर्न हैं, और पैटर्न पदार्थ से स्वतंत्र हो सकते हैं। एक लहर पानी नहीं है, ये पानी के अणुओं की एक गति है। पानी के अणु बदल सकते हैं, लेकिन लहर जारी रहती है। शायद चेतना भी ऐसी ही है, परमाणुओं में एक पैटर्न, एक लहर जो पदार्थ के महासागर में चल रही है। लेकिन अगर यह सच है, तो एक और सवाल उठता है। जब शरीर मरता है, तो चेतना का क्या होता है? क्या पैटर्न नष्ट हो जाता है, या क्या वो किसी तरह जारी रहता है? विज्ञान के पास अभी तक इसका जवाब नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। जब आप मरते हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा कहीं जाती है। कुछ गर्मी बन जाती है, कुछ रासायनिक ऊर्जा बन जाती है जो मिट्टी में बैक्टीरिया को खिलाती है। और आपके परमाणु, वे पृथ्वी में वापस चले जाते हैं। वे पौधों में जाते हैं, पौधे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं, और इस तरह आपके परमाणु नए जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आप सचमुच अमर हैं, न आत्मा के रूप में, बल्कि पदार्थ के रूप में। आपके परमाणु हमेशा रहेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए। ये विचार हमें मृत्यु के बारे में अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। मृत्यु अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन है। जैसे एक लहर समुद्र में वापस मिल जाती है, वैसे ही हम ब्रह्मांड में वापस मिल जाते हैं। हमारे परमाणु नए रूप लेंगे। शायद वे एक पेड़ का हिस्सा बनेंगे, शायद वे एक नदी में बहेंगे, शायद वे किसी नए बच्चे का हिस्सा बनेंगे। और इस तरह जीवन जारी रहता है। न केवल जैविक जीवन, बल्कि परमाणु जीवन भी। ब्रह्मांड का महान चक्र। वैदिक दर्शन इसे संसार कहता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। आधुनिक विज्ञान इसे पदार्थ का चक्र कहता है। लेकिन दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। अब आइए इस विचार को और व्यापक संदर्भ में रखें। हमने बात की कि कैसे तारे तत्व बनाते हैं, लेकिन तारे कहां से आते हैं? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा था। ये गैस समान रूप से फैली नहीं थी, कुछ जगहों पर थोड़ी ज्यादा घनी थी। गुरुत्वाकर्षण ने इन घने क्षेत्रों को और घना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लाखों वर्षों में गैस के विशाल बादल बने। ये बादल सिकुड़ते गए, घूमते गए। केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ता गया, और फिर एक जादुई क्षण में तापमान इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगे। परमाणु संलयन शुरू हुआ। पहला तारा जन्मा। ये लगभग 13 अरब 60 करोड़ साल पहले हुआ। बिग बैंग के केवल 20 करोड़ साल बाद वे पहले तारे आज के तारों से बहुत अलग थे। वे बहुत बड़े थे, हमारे सूर्य से 100 गुना तक बड़े, और वे बहुत गर्म थे। सतह का तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रहे। विशाल तारे बहुत तेजी से अपना ईंधन जलाते हैं। कुछ लाख वर्षों में, ब्रह्मांडीय समय में एक पलक झपकने के बराबर, वे अपना सारा हाइड्रोजन जला चुके थे। फिर उन्होंने हीलियम जलाना शुरू किया। हीलियम से कार्बन बना, कार्बन से ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन से नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन बने, और अंत में सिलिकॉन से लोहा बना। लेकिन लोहा संलयन का अंत है। लोहे को जलाने से ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा खर्च होती है। तो जब तारे का केंद्र लोहे से भर गया, तो संलयन रुक गया, और बिना संलयन की ऊर्जा के तारे को सहारा देने के लिए कुछ नहीं था। गुरुत्वाकर्षण ने जीत हासिल की, तारा ढह गया। वो पतन इतना तेज और हिंसक था कि इसने एक झटका तरंग बनाई। ये तरंग तारे की बाहरी परतों से टकराई और उन्हें अंतरिक्ष में फेंक दिया। सुपरनोवा विस्फोट। उस विस्फोट में तापमान अरबों डिग्री तक पहुंच गया।
इतनी ऊर्जा में लोहे से भी भारी तत्व बन सकते थे। न्यूट्रॉन परमाणुओं में घुस गए और उन्हें भारी बना दिया। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सोना, प्लैटिनम, यूरेनियम, ये सब सुपरनोवा विस्फोटों में बने और फिर ये सब तत्व अंतरिक्ष में फैल गए। वे नए गैस बादलों में मिल गए और उन बादलों से अगली पीढ़ी के तारे बने। तारे जो केवल हाइड्रोजन और हीलियम से नहीं बल्कि भारी तत्वों से भी बने थे। हमारा सूर्य ऐसा ही एक तारा है। वैज्ञानिक इसे तीसरी पीढ़ी का तारा कहते हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले कम से कम 2 पीढ़ियों के तारे जिए और मरे और उन्होंने वे तत्व बनाए जो अब हमारे सूर्य और हमारे शरीर में हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप समय में और पीछे जा सकते हैं। 4.5 अरब साल पहले जहां अब हमारा सौरमंडल है, वहां केवल एक विशाल गैस और धूल का बादल था। वैज्ञानिक इसे सौर निहारिका कहते हैं। ये बादल लगभग 10 खरब किलोमीटर चौड़ा था, इतना बड़ा कि प्रकाश को इसे पार करने में 1 साल से ज्यादा समय लगता। इस बादल में वो सब कुछ था जो आज हमारे सौरमंडल में है। सूर्य, सभी ग्रह, चांद, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और हाँ, आप भी। लेकिन उस समय ये सब अलग अलग नहीं थे। सब कुछ एक साथ मिला हुआ था, एक विशाल ब्रह्मांडीय सूप की तरह। और इस सूप में क्या था? वही तत्व जो पिछली पीढ़ियों के तारों ने बनाए थे। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा थे, लगभग 98%। लेकिन बाकी 2% में वो सब कुछ था जो जीवन के लिए जरूरी है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ये 2% ही सब कुछ बदल देने वाला था। अब सोचिए कि इस बादल में क्या हुआ। शुरुआत में ये धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने इसे सिकोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे बादल सिकुड़ा, वैसे वैसे वो तेजी से घूमने लगा। ये भौतिकी का एक सरल नियम है, कोणीय संवेग का संरक्षण। जब एक फिगर स्केटर अपनी बाहें अंदर खींचता है तो वो तेजी से घूमने लगता है। वैसे ही जब सौर निहारिका सिकुड़ी तो वो तेजी से घूमने लगी, और जैसे जैसे वो घूमी वैसे वैसे वो चपटी होती गई। केंद्र में एक गोला बना और उसके चारों ओर एक चपटी डिस्क। ये प्रक्रिया लगभग 10 लाख साल तक चली। ब्रह्मांडीय समय में ये बहुत तेज है। और फिर केंद्र में कुछ असाधारण हुआ। केंद्र में, जहां सबसे ज्यादा पदार्थ इकट्ठा हो रहा था, दबाव और तापमान बढ़ता गया। जब तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो हाइड्रोजन परमाणु इतनी तेजी से हिलने लगे कि वे आपस में टकराने लगे। और जब वे टकराए तो कुछ जादुई हुआ। उनके नाभिक जुड़ गए। 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बन गए। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया। आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण के अनुसार E = mc²। थोड़ा सा द्रव्यमान बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाता है। और अचानक केंद्र में एक विशाल ऊर्जा का स्रोत जल उठा। हमारा सूर्य जन्मा। उस पल से लेकर आज तक हर सेकंड सूर्य 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, और हर सेकंड 40 लाख टन द्रव्यमान शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। ये ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है, और इसी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। लेकिन सूर्य के जन्म के साथ ही कहानी खत्म नहीं हुई। उसके चारों ओर घूमती डिस्क में अभी भी बहुत सारा पदार्थ था, और उस पदार्थ में कुछ दिलचस्प होने लगा। धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। कुछ टकराव में वे चिपक गए। धीरे धीरे ये कण बड़े होते गए। पहले वे रेत के दाने जितने थे, फिर कंकर जितने, फिर चट्टान जितने, फिर पहाड़ जितने। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहते हैं, और ये प्रक्रिया तेजी से बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे कोई वस्तु बड़ी होती गई उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया। और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का मतलब था कि वो और ज्यादा पदार्थ को अपनी ओर खींच सकती थी। लगभग 10 लाख साल में इन टकरावों से ग्रहाणु बने, छोटे ग्रह जो कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर चौड़े थे। और फिर ग्रहाणु आपस में टकराने लगे। ये टकराव बेहद हिंसक थे। कल्पना कीजिए, 2 पहाड़ के आकार की चट्टानें हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे से टकरा रही हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली होता था कि चट्टानें पिघल जातीं। कुछ टकरावों में ग्रहाणु टूट जाते, लेकिन कुछ टकरावों में
वे जुड़ जाते और धीरे धीरे लगभग 10 करोड़ साल में इन टकरावों से ग्रह बने। सूर्य के सबसे करीब, जहां तापमान बहुत ज्यादा था, केवल चट्टान और धातु बच सकते थे। गैसें वाष्पित हो गईं, इसलिए वहां छोटे चट्टानी ग्रह बने, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। लेकिन सूर्य से दूर, जहां तापमान कम था, गैसें जम सकती थीं। वहां विशाल गैस के ग्रह बने, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और इस तरह 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल बना। अब आइए पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में पृथ्वी एक पिघली हुई चट्टान का गोला थी। सतह का तापमान हजारों डिग्री था। कोई वायुमंडल नहीं था, कोई पानी नहीं था, कोई जीवन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पृथ्वी ठंडी होने लगी, सतह पर एक पपड़ी बनने लगी, पहली चट्टानें, और पृथ्वी के अंदर से गैसें निकलने लगीं। ज्वालामुखी फटे और भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें बाहर आईं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठा होने लगीं। पहला वायुमंडल बना। लेकिन ये वायुमंडल आज के वायुमंडल से बहुत अलग था। उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं थी। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प था। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, जल वाष्प संघनित होने लगी, बादल बने और फिर बारिश शुरू हुई। लेकिन ये कोई सामान्य बारिश नहीं थी। ये लाखों वर्षों तक चलने वाली बारिश थी। इतनी बारिश कि पूरी पृथ्वी पानी से ढक गई। पहले महासागर बने और उन महासागरों में कुछ असाधारण होने वाला था। पानी में घुले हुए रसायन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर आपस में प्रतिक्रिया करने लगे। सूर्य की पराबैंगनी किरणें, बिजली की चमक, ज्वालामुखियों की गर्मी, इन सब ने ऊर्जा प्रदान की और धीरे धीरे सरल अणु जटिल अणुओं में बदलने लगे। अमीनो एसिड बने, प्रोटीन के निर्माण खंड, न्यूक्लियोटाइड बने, डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड। और फिर लगभग 3.5 अरब साल पहले कुछ जादुई हुआ। इन अणुओं ने खुद को कॉपी करना सीख लिया। पहला जीवित अणु बना। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह नहीं समझते कि ये कैसे हुआ। ये जीवन की उत्पत्ति का रहस्य है। लेकिन हम जानते हैं कि ये हुआ क्योंकि आज पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां हैं और हर एक प्रजाति, बैक्टीरिया से लेकर नीली व्हेल तक, घास से लेकर विशाल सिकोया पेड़ तक, उसी पहले जीवित अणु की वंशज है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम सब उन्हीं तत्वों से बने हैं जो तारों में बने थे। जीवन तारों की धूल का सबसे जटिल और सुंदर पुनर्गठन है। अब सोचिए कि उस पहले जीवित अणु से लेकर आप तक का सफर कितना लंबा है। 3.5 अरब साल। इस समय में जीवन ने अविश्वसनीय विविधता विकसित की है। शुरुआत में केवल एक कोशिकीय जीव थे। वे बहुत सरल थे, केवल एक कोशिका, कोई नाभिक नहीं, कोई जटिल संरचना नहीं। लेकिन वे जीवित थे। वे खा सकते थे, बढ़ सकते थे और प्रजनन कर सकते थे। फिर लगभग 2 अरब साल पहले कुछ क्रांतिकारी हुआ। कुछ बैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण करना सीख लिया। उन्होंने सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना सीखा और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक उप उत्पाद बनाया, ऑक्सीजन। शुरुआत में यह ऑक्सीजन समुद्र में घुली हुई धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे लगभग 1 अरब साल में इतनी ऑक्सीजन बनी कि वो वायुमंडल में जाने लगी। और ये पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत प्रतिक्रियाशील गैस है। उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ये जहर थी। लाखों प्रजातियां विलुप्त हो गईं। वैज्ञानिक इसे महान ऑक्सीकरण घटना कहते हैं। लेकिन कुछ जीवों ने अनुकूलन किया। उन्होंने ऑक्सीजन का उपयोग करना सीखा और ऑक्सीजन के साथ वे बहुत ज्यादा ऊर्जा बना सकते थे। इससे जटिल जीवन संभव हुआ। लगभग 1 अरब 50 करोड़ साल पहले पहली बहुकोशिकीय जीव दिखाई दीं। कोशिकाएं एक साथ काम करने लगीं। कुछ कोशिकाएं भोजन पचाने में विशेषज्ञ बन गईं, कुछ गति में, कुछ प्रजनन में, और धीरे धीरे जटिल जीव विकसित हुए। लगभग 50 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। अचानक, बहुत कम समय में, भूवैज्ञानिक समय में केवल कुछ करोड़ साल, जीवन की विविधता में विस्फोट हुआ। पहली मछलियां दिखाई दीं, फिर पौधे जमीन पर आए, फिर कीड़े, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर डायनासोर,
फिर स्तनधारी, और फिर केवल 3 लाख साल पहले पृथ्वी के इतिहास में एक पलक झपकने के बराबर होमो सेपियंस दिखाई दिए। हम, मनुष्य, तारों की धूल जो सोच सकती है, महसूस कर सकती है और सवाल पूछ सकती है। अब आइए इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखें। हमने बात की कि कैसे तारे तत्व बनाते हैं, कैसे ग्रह बनते हैं, कैसे जीवन शुरू होता है। लेकिन इस सब के पीछे एक गहरा सवाल है, क्यों? ब्रह्मांड में ऐसा क्या है कि तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, जीवन बनता है? जवाब भौतिकी के मौलिक नियमों में छिपा है। पहला नियम, गुरुत्वाकर्षण। हर द्रव्यमान हर दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर खींचता है। ये खिंचाव बहुत कमजोर है, लेकिन ये कभी बंद नहीं होता। और जब आपके पास बहुत सारा द्रव्यमान है, जैसे गैस का एक विशाल बादल, तो ये खिंचाव महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बादल को सिकोड़ता है, सिकुड़ने से तापमान बढ़ता है, और जब तापमान काफी बढ़ जाता है तो परमाणु संलयन शुरू होता है, तारा बनता है। ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। दूसरा नियम, ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। जब तारे में परमाणु संलयन होता है तो द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। वो ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में निकलती है। कुछ ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। पौधे उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। जानवर पौधों को खाते हैं और उस ऊर्जा को गति और गर्मी में बदलते हैं। हर कदम पर ऊर्जा रूप बदलती है, लेकिन कुल मात्रा वही रहती है। तीसरा नियम, एंट्रोपी। ब्रह्मांड में अव्यवस्था बढ़ती है। चीजें व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर जाती हैं। लेकिन स्थानीय रूप से अगर ऊर्जा उपलब्ध हो तो व्यवस्था बढ़ सकती है। जीवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जीवित जीव अत्यधिक व्यवस्थित हैं, लेकिन वे इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? अंततः सूर्य से। और सूर्य की ऊर्जा कहाँ से आती है? परमाणु संलयन से। और वो परमाणु कहाँ से आए? पिछली पीढ़ियों के तारों से। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। तारे, ग्रह, जीवन, ये सब एक ही ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के हिस्से हैं। और इस प्रक्रिया को चलाने वाली ऊर्जा बिग बैंग से आती है। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड एक अनंत रूप से छोटे, अनंत रूप से घने और अनंत रूप से गर्म बिंदु से शुरू हुआ। फिर वो फैलने लगा, और जैसे जैसे वो फैला वैसे वैसे वो ठंडा होता गया। पहले कुछ मिनटों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। फिर वे जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बने। फिर लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिकों के साथ जुड़ सके। पहले परमाणु बने, और उस पल से ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। आज हम उस प्रकाश को देख सकते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये ब्रह्मांड के शैशव काल की तस्वीर है। अब एक और गहरा सवाल, क्या ये सब संयोग है या कुछ योजना है? भौतिकी के नियम इतने सटीक हैं कि अगर वे थोड़े भी अलग होते तो ब्रह्मांड बहुत अलग होता। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का बल। अगर ये थोड़ा ज्यादा मजबूत होता तो ब्रह्मांड बिग बैंग के तुरंत बाद ढह जाता। अगर ये थोड़ा कमजोर होता तो तारे कभी नहीं बनते। या परमाणु संलयन की दर, अगर ये थोड़ी अलग होती तो कार्बन नहीं बनता, और बिना कार्बन के जीवन संभव नहीं है। वैज्ञानिक इसे फाइन ट्यूनिंग समस्या कहते हैं। ब्रह्मांड के मौलिक स्थिरांक इतने सटीक रूप से समायोजित हैं कि जीवन संभव है। क्यों? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये संयोग है। शायद अनगिनत ब्रह्मांड हैं, हर एक अलग नियमों के साथ, और हम उस ब्रह्मांड में हैं जहां नियम सही हैं। दूसरे वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद कोई गहरा सिद्धांत है जो हमें अभी नहीं पता। लेकिन वैदिक दर्शन एक अलग जवाब देता है। उपनिषदों में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी इसे अलग अलग तरीकों से कहते हैं। शायद ब्रह्मांड की फाइन ट्यूनिंग इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड और चेतना अलग नहीं है। शायद ब्रह्मांड खुद को अनुभव करने के लिए बना है, और इसके लिए जीवन जरूरी है, चेतना जरूरी है। ये विचार आधुनिक भौतिकी में भी गूंजता है। क्वांटम यांत्रिकी ने दिखाया है कि अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है।
जब तक कोई परमाणु को नहीं देखता, वो एक साथ कई जगहों पर हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोई देखता है, वो एक जगह पर ढह जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या चेतना वास्तविकता बनाती है, या वास्तविकता चेतना बनाती है, या दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं? ये सवाल हमें वापस उस विचार पर लाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आप तारों की धूल से बने हैं, लेकिन अब हम इसे और गहराई से समझ सकते हैं। आप केवल तारों की धूल नहीं हैं, आप वो तारों की धूल हैं जो जाग गई है, जो सोच सकती है, जो महसूस कर सकती है, जो सवाल पूछ सकती है। और शायद ये ब्रह्मांड का उद्देश्य है। शायद ब्रह्मांड खुद को जानने के लिए बना है, और हम, आप, मैं, हर जीवित प्राणी, हम ब्रह्मांड के वो हिस्से हैं जो खुद को जान रहे हैं। जब आप रात में आकाश को देखते हैं और तारों को देखते हैं, तो आप केवल दूर की रोशनी नहीं देख रहे, आप अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, आप अपनी उत्पत्ति को देख रहे हैं। और जब आप अपने अंदर देखते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, चेतना को, तो आप ब्रह्मांड को खुद को देखते हुए देख रहे हैं। अब आइए इस विचार को और व्यावहारिक बनाएं। जब आप सुबह उठते हैं और नाश्ता करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भोजन खा रहे हैं, लेकिन वो भोजन क्या है? अगर आप रोटी खा रहे हैं, तो वो गेहूं से बनी है। गेहूं एक पौधा है। उस पौधे ने सूर्य के प्रकाश, पानी और मिट्टी से अपना शरीर बनाया। सूर्य का प्रकाश परमाणु संलयन से आया। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तारों में बने तत्व, मिट्टी में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हैं, सब तारों से। तो जब आप रोटी खाते हैं, तो आप शाब्दिक रूप से तारों की धूल खा रहे हैं। वो धूल आपके शरीर का हिस्सा बन जाती है। आपकी कोशिकाएं उसका उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए करती हैं, और वो ऊर्जा आपको चलने, सोचने, महसूस करने की शक्ति देती है। हर सांस, हर विचार, हर धड़कन, सब तारों की विरासत है। या जब आप किसी को प्यार करते हैं, जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? गर्मी, कोमलता, संबंध। लेकिन भौतिक स्तर पर आप परमाणुओं के बीच विद्युत चुंबकीय बल महसूस कर रहे हैं। आपकी त्वचा के परमाणु और उनकी त्वचा के परमाणु एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पीछे हटाते हैं। लेकिन आपका मस्तिष्क इस भौतिक संवेदना को भावना में बदल देता है। प्यार, स्नेह, संबंध। और ये भावना उतनी ही वास्तविक है जितनी परमाणु, क्योंकि भावना भी परमाणुओं की व्यवस्था का परिणाम है। आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की व्यवस्था, और वे न्यूरॉन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने हैं, तारों की धूल से। तो जब आप प्यार महसूस करते हैं, तो तारों की धूल प्यार महसूस कर रही है। ब्रह्मांड खुद को प्यार करना सीख रहा है। या जब आप कुछ नया सीखते हैं, जब आप एक किताब पढ़ते हैं, या एक वीडियो देखते हैं, या किसी से बात करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनते हैं। न्यूरॉन्स नए तरीकों से जुड़ते हैं, और ये कनेक्शन ज्ञान बन जाते हैं। लेकिन ये कनेक्शन क्या हैं? वे रासायनिक और विद्युत संकेत हैं, और वे संकेत परमाणुओं की गति से बनते हैं। सोडियम और पोटेशियम आयन न्यूरॉन की झिल्ली के पार जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन एक न्यूरॉन से दूसरे में जाते हैं, और इस सब के पीछे परमाणु हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तारों की धूल। तो जब आप सीखते हैं, तो तारों की धूल खुद को पुनर्गठित कर रही है। ब्रह्मांड खुद को समझना सीख रहा है। अब सोचिए कि ये विचार हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। अगर हम सचमुच समझें कि हम तारों की धूल हैं, तो हम अपने आप को अलग तरीके से देखेंगे। हम खुद को छोटा और महत्वहीन नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि हम ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हैं। हम समझेंगे कि हमारा अस्तित्व एक चमत्कार है, अरबों वर्षों की ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं का परिणाम। और हम दूसरों को भी अलग तरीके से देखेंगे। हम समझेंगे कि हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, उन्हीं तत्वों से बना है। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय परिवार के सदस्य हैं। हमारे बीच के अंतर सतही हैं, गहराई में हम सब एक हैं। ये विचार हमें पर्यावरण के बारे में भी अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, ये हमारा घर है, और ये घर उन्हीं तत्वों से बना है जो हम हैं। जब हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम जंगलों को काटते हैं, तो हम अपने फेफड़ों को काट रहे हैं।
जब हम महासागरों को प्रदूषित करते हैं तो हम अपने खून को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि हम और पृथ्वी अलग नहीं हैं। हम एक ही प्रणाली के हिस्से हैं। वैज्ञानिक इसे गैया परिकल्पना कहते हैं। विचार कि पृथ्वी एक जीवित प्रणाली की तरह काम करती है और हम उस प्रणाली का हिस्सा हैं। जब प्रणाली स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, जब प्रणाली बीमार है तो हम बीमार हैं। और ये विचार हमें भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, हम अगली पीढ़ियों के लिए भी जी रहे हैं। हमारे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बाद आने वाली पीढ़ियां, वे सब उन्हीं परमाणुओं से बनेंगे जो अभी पृथ्वी पर हैं। अगर हम पृथ्वी को बर्बाद करते हैं तो हम उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पृथ्वी की देखभाल करते हैं तो हम उन्हें एक सुंदर, स्वस्थ घर दे रहे हैं। और शायद हजारों या लाखों साल बाद हमारे वंशज तारों तक पहुंचेंगे। वे दूसरे ग्रहों पर जाएंगे, वे नई दुनिया बनाएंगे और वे भी तारों की धूल से बने होंगे, वही धूल जो अभी आपके शरीर में है। इस तरह आप अमर हैं, न केवल आपके परमाणु बल्कि आपकी विरासत भी। आपके विचार, आपके कार्य, आपका प्यार, ये सब भविष्य को आकार देते हैं। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी हथेली को देखिए, उन रेखाओं को देखिए जो आपकी त्वचा पर बनी हैं। हर रेखा, हर उंगली का निशान पूरी तरह अनोखा है। पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रहों पर कभी भी ऐसी हथेली नहीं थी और न कभी होगी। लेकिन अब इस हथेली को परमाणु स्तर पर देखिए। इस एक हथेली में लगभग 10 खरब 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 परमाणु हैं और इनमें से हर एक परमाणु की अपनी कहानी है। कुछ परमाणु 5 अरब साल पुराने हैं, वे उस तारे में बने थे जो हमारे सूर्य से पहले मरा। कुछ परमाणु केवल कुछ महीने पुराने हैं, आपने उन्हें पिछले हफ्ते खाए गए भोजन से लिया। और कुछ परमाणु शायद कभी किसी डायनासोर का हिस्सा थे, या किसी प्राचीन पेड़ का, या समुद्र की एक लहर का। आपकी हथेली ब्रह्मांड के इतिहास का एक जीवित संग्रहालय है। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात है, ये परमाणु स्थिर नहीं है। अभी इस पल जब आप ये सुन रहे हैं, आपके शरीर में लाखों परमाणु बाहर जा रहे हैं और लाखों नए अंदर आ रहे हैं। हर सांस के साथ आप लगभग 25 सेक्सटिलियन परमाणु अंदर लेते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये है, अभी जो हवा आप सांस ले रहे हैं उसमें कुछ परमाणु वही हैं जो कभी बुद्ध ने सांस लिए थे, या ईसा मसीह ने, या मोहम्मद ने, या आइंस्टीन ने, या आपकी दादी ने। हम सब एक ही वायुमंडल साझा करते हैं। हम सब एक ही परमाणुओं को साझा करते हैं। हम शाब्दिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी। अब इस विचार को और गहराई से समझने के लिए आइए एक विशेष परमाणु की यात्रा का अनुसरण करें। मान लीजिए एक कार्बन परमाणु। ये परमाणु लगभग 6 अरब साल पहले एक विशाल तारे के केंद्र में बना था। उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य से 20 गुना ज्यादा था। उसके केंद्र में तापमान 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस था। वहां 3 हीलियम नाभिक आपस में टकराए और जुड़ गए, एक कार्बन नाभिक बना। ये प्रक्रिया बहुत दुर्लभ है, इसे ट्रिपल अल्फा प्रक्रिया कहते हैं, और ये केवल एक बहुत विशेष ऊर्जा स्तर पर होती है। अगर ये ऊर्जा स्तर थोड़ा भी अलग होता तो कार्बन नहीं बनता, और बिना कार्बन के जीवन संभव नहीं है। ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल ने जब ये गणना की तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने भौतिकी के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है। ब्रह्मांड जीवन के लिए बना है, तो हमारा कार्बन परमाणु उस तारे के केंद्र में बना। लाखों वर्षों तक वो वहीं रहा, अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ। लेकिन फिर तारे का ईंधन खत्म होने लगा, केंद्र में लोहा जमा होने लगा, और एक दिन, वास्तव में 1 सेकंड से भी कम समय में, तारा ढह गया। केंद्र इतनी तेजी से सिकुड़ा कि बाहरी परतें प्रकाश की गति के 10% से टकराईं। विस्फोट हुआ, सुपरनोवा। हमारा कार्बन परमाणु अंतरिक्ष में फेंक दिया गया, हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। वो लाखों साल तक अंतरिक्ष में तैरता रहा। फिर वो एक गैस के बादल में पहुंचा। वो बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, और लगभग 4.5 अरब साल पहले उस बादल से हमारा सौरमंडल बना। हमारा कार्बन परमाणु उस डिस्क में था जो सूर्य के चारों ओर घूम रही थी। धीरे धीरे वो परमाणु अन्य परमाणुओं से जुड़ता गया।
पहले वो एक छोटे धूल के कण का हिस्सा बना, फिर एक बड़ी चट्टान का, फिर एक ग्रहाणु का, और अंततः वो पृथ्वी का हिस्सा बन गया। लाखों साल तक वो पृथ्वी के मेंटल में दबा रहा। फिर ज्वालामुखी गतिविधि ने उसे सतह पर ला दिया। वो एक चट्टान का हिस्सा था। बारिश और हवा ने उस चट्टान को तोड़ा। हमारा कार्बन परमाणु मिट्टी में मिल गया। फिर एक पौधे की जड़ ने उसे अवशोषित किया। वो पौधे के तने में गया, फिर पत्ती में। वहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो एक ग्लूकोज अणु का हिस्सा बन गया। फिर एक जानवर ने उस पौधे को खाया। हमारा कार्बन परमाणु उस जानवर की मांसपेशी का हिस्सा बन गया। फिर वो जानवर मरा, उसका शरीर सड़ गया। हमारा कार्बन परमाणु फिर से मिट्टी में चला गया, और ये चक्र बार बार दोहराया गया, लाखों बार। हमारा कार्बन परमाणु कभी एक पेड़ का हिस्सा था, कभी एक मछली का, कभी एक पक्षी का, कभी एक डायनासोर का, कभी एक फूल का, और फिर कुछ महीने पहले वो एक गेहूं के पौधे का हिस्सा था। उस गेहूं से रोटी बनी और आपने वो रोटी खाई। हमारा कार्बन परमाणु आपके पेट में गया। वहां पाचन की प्रक्रिया में वो टूट गया और आपके खून में अवशोषित हो गया। फिर वो आपके मस्तिष्क में पहुंचा, और अभी इस पल वो आपके एक न्यूरॉन का हिस्सा है। वो न्यूरॉन जो इस वाक्य को समझ रहा है। एक परमाणु जो 6 अरब साल पहले एक तारे में बना था, अब आपके मस्तिष्क में है और आपको सोचने में मदद कर रहा है। ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, और ये हर परमाणु के साथ हो रहा है। अब आइए इस विचार को और विस्तार दें। हमने बात की कि कैसे परमाणु एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं, लेकिन क्या वे बदलते हैं? क्या एक कार्बन परमाणु जो कभी एक तारे में था, वही है जो अब आपके मस्तिष्क में है? जवाब है हां और नहीं। परमाणु का नाभिक, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही रहता है, वो नहीं बदलता, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं। जब परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ बंधन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। तो एक तरह से परमाणु की पहचान स्थिर रहती है, वो अभी भी कार्बन है, लेकिन उसके संबंध बदलते रहते हैं, और ये संबंध ही सब कुछ तय करते हैं। एक कार्बन परमाणु जो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है, वो मीथेन गैस है। लेकिन वही कार्बन परमाणु अगर दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो वो हीरा हो सकता है, या ग्रेफाइट, या आपके डीएनए का हिस्सा। परमाणु वही है, लेकिन संदर्भ सब कुछ बदल देता है। ये विचार हमें पहचान के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आप कौन हैं? अगर आपके शरीर के सभी परमाणु हर कुछ वर्षों में बदल जाते हैं, तो आप क्या हैं? आप परमाणु नहीं हो सकते क्योंकि वे बदलते रहते हैं। तो फिर आप क्या हैं? जवाब है, आप एक पैटर्न हैं। आप परमाणुओं की एक विशेष व्यवस्था हैं, और ये व्यवस्था समय के साथ बनी रहती है, भले ही परमाणु बदलते रहें। ये एक नदी की तरह है। गंगा नदी को सोचिए। हजारों साल से लोग कहते हैं ये गंगा है, लेकिन गंगा का पानी लगातार बदल रहा है। जो पानी आज गंगा में है वो कल समुद्र में होगा, और कल जो पानी गंगा में होगा वो आज हिमालय में बर्फ है। तो गंगा क्या है? वो पानी नहीं है, वो एक पैटर्न है, पानी के बहने का एक तरीका। वैसे ही आप भी एक पैटर्न हैं, परमाणुओं के व्यवस्थित होने का एक तरीका। लेकिन ये पैटर्न कहाँ से आता है? कौन तय करता है कि परमाणु कैसे व्यवस्थित होंगे? जवाब है डीएनए। आपके शरीर की हर कोशिका में एक डीएनए अणु है। ये अणु लगभग 2 मीटर लंबा है, लेकिन इतना पतला है कि वो कोशिका के नाभिक में समा जाता है, और इस अणु में आपके पूरे शरीर का खाका है। ये बताता है कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी ऊंचाई कितनी होगी, आपके बाल सीधे होंगे या घुंघराले, और बहुत कुछ। लेकिन डीएनए क्या है? वो भी परमाणुओं से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वही तत्व जो तारों में बने थे। तो तारों की धूल ने एक ऐसा अणु बनाया है जो खुद को कॉपी कर सकता है, और इस तरह जीवन संभव हुआ। डीएनए की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की। उन्होंने दिखाया कि ये एक डबल हेलिक्स है, 2 सर्पिल सीढ़ियां जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटी हुई हैं, और इन सीढ़ियों के डंडे 4 प्रकार के अणुओं से बने हैं: एडेनिन, थाइमिन,
गुआनिन और साइटोसिन। इन 4 अणुओं के क्रम में ही सारी जानकारी छिपी है। ये एक कोड है, जेनेटिक कोड, और ये कोड सभी जीवित प्राणियों में एक जैसा है। एक बैक्टीरिया का डीएनए और एक मनुष्य का डीएनए एक ही भाषा में लिखे हैं। ये साबित करता है कि सभी जीवन एक ही स्रोत से आया है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। आपका डीएनए केवल आपका नहीं है। आपके डीएनए का लगभग 48% हिस्सा वायरस से आया है। हाँ, वायरस। लाखों साल पहले वायरस ने हमारे पूर्वजों की कोशिकाओं को संक्रमित किया और उन्होंने अपना डीएनए हमारे डीएनए में डाल दिया। ज्यादातर समय ये डीएनए कुछ नहीं करता, वो बस वहां पड़ा रहता है। लेकिन कभी-कभी वो कुछ उपयोगी करता है। उदाहरण के लिए, गर्भावस्था में वायरस से आया डीएनए प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है। तो एक तरह से हम वायरस के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम शुद्ध मनुष्य नहीं हैं। हम एक मिश्रण हैं, मनुष्य, वायरस, बैक्टीरिया और बहुत कुछ। हमारे शरीर में जितनी मानव कोशिकाएं हैं, उससे ज्यादा बैक्टीरिया कोशिकाएं हैं। हम एक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, एक व्यक्ति नहीं। अब आइए इस विचार को और आगे बढ़ाएं। अगर हम एक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, तो हमारी सीमाएं कहाँ हैं? कहाँ मैं खत्म होता हूं और बाहरी दुनिया शुरू होती है? आपकी त्वचा एक सीमा लगती है, लेकिन त्वचा पूरी तरह बंद नहीं है। हर पल परमाणु अंदर और बाहर जा रहे हैं। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। आप खाते हैं, भोजन अंदर जाता है, अपशिष्ट बाहर जाता है। आप पसीना बहाते हैं, पानी और नमक बाहर जाते हैं। तो त्वचा एक सीमा नहीं है, बल्कि एक इंटरफेस है। एक जगह जहां आप और बाकी ब्रह्मांड मिलते हैं और आदान प्रदान करते हैं। और अगर आप इसे इस तरह देखें, तो आप अलग नहीं हैं। आप ब्रह्मांड के साथ लगातार बातचीत में हैं। आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, जो अस्थायी रूप से आपके रूप में व्यवस्थित है। ये विचार बौद्ध दर्शन में अनात्मा के सिद्धांत से मेल खाता है। विचार कि कोई स्थायी अलग आत्मा नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि मैं एक भ्रम है। जो हम मैं कहते हैं, वो वास्तव में 5 स्कंदों का एक अस्थायी संग्रह है। रूप, शरीर, संवेदना, धारणा, मानसिक संरचनाएं और चेतना। और ये सब लगातार बदल रहे हैं। कोई स्थायी मैं नहीं है। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। आपके शरीर के परमाणु बदलते रहते हैं। आपकी कोशिकाएं मरती और नई बनती रहती हैं। आपके विचार और भावनाएं बदलती रहती हैं। तो आप कौन हैं? आप एक प्रक्रिया हैं, एक चीज नहीं। आप एक क्रिया हैं, एक संज्ञा नहीं। आप हो रहे हैं, है नहीं। लेकिन अगर मैं एक भ्रम है, तो चेतना क्या है? जब आप सोचते हैं मैं सोच रहा हूं, तो वो मैं कौन है? ये सवाल हजारों सालों से दार्शनिकों और अब वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। और अभी तक हमारे पास पूरा जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ सुराग हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने दिखाया है कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधि से जुड़ी है। जब मस्तिष्क के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त होते हैं, तो चेतना के कुछ पहलू खो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मस्तिष्क का दृश्य कॉर्टेक्स क्षतिग्रस्त है, तो व्यक्ति देख नहीं सकता। अगर भाषा केंद्र क्षतिग्रस्त है, तो व्यक्ति बोल नहीं सकता। तो चेतना मस्तिष्क पर निर्भर करती है। लेकिन मस्तिष्क क्या है? वो भी परमाणुओं से बना है। न्यूरॉन्स जो विद्युत और रासायनिक संकेत भेजते हैं, और वे न्यूरॉन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने हैं, तारों की धूल से। तो क्या चेतना केवल परमाणुओं की व्यवस्था है? कुछ वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं। उन्हें भौतिकवादी कहते हैं। वे कहते हैं कि चेतना एक उभरती हुई संपत्ति है। जब परमाणु एक विशेष तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तो चेतना उभरती है। जैसे पानी के अणु अलग अलग गीले नहीं होते, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं, तो गीलापन उभरता है। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक और दार्शनिक इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि चेतना कुछ और है, कुछ ऐसा जो केवल परमाणुओं से नहीं समझाया जा सकता। इसे कठिन समस्या कहते हैं। कैसे भौतिक प्रक्रियाएं न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत व्यक्तिपरक अनुभव बनाती हैं। जब आप लाल रंग देखते हैं, तो आपके मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स फायर करते हैं। लेकिन लाल दिखना का अनुभव वो कहां से आता है? वो न्यूरॉन्स में नहीं है, वो कहीं और है। लेकिन कहां? कुछ वैज्ञानिक एक कट्टरपंथी विचार प्रस्तावित करते हैं। शायद चेतना ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति है,
जैसे द्रव्यमान, ऊर्जा और विद्युत आवेश मौलिक गुण हैं, वैसे ही शायद चेतना भी है। इस विचार को पैनसाइकिज्म कहते हैं। विचार की हर चीज में, यहां तक कि परमाणुओं में भी चेतना का कोई रूप है। ये विचार अजीब लगता है, लेकिन कुछ प्रमुख भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक इसे गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि क्वांटम भौतिकी ने कुछ बहुत अजीब चीजें दिखाई हैं। उदाहरण के लिए डबल स्लिट प्रयोग। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को 2 स्लिट के माध्यम से भेजते हैं, तो वो एक साथ दोनों स्लिट से गुजरता है। वो एक कण की तरह नहीं, बल्कि एक लहर की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि वो किस स्लिट से गुजरा, वो एक कण बन जाता है। अवलोकन वास्तविकता को बदल देता है। क्यों? कोई नहीं जानता। कुछ भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि चेतना और क्वांटम यांत्रिकी जुड़े हुए हैं। शायद चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से उभरती है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज और अमेरिकी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया है, जिसे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन कहते हैं। वे कहते हैं कि चेतना न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम प्रक्रियाओं से उभरती है। ये सिद्धांत विवादास्पद है। ज्यादातर न्यूरोसाइंटिस्ट इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन ये दिलचस्प है क्योंकि ये चेतना को भौतिकी के मौलिक नियमों से जोड़ता है। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि चेतना केवल मस्तिष्क में नहीं है, वो ब्रह्मांड की संरचना में बुनी हुई है। हर परमाणु में, हर कण में चेतना का एक बीज है। और जब ये कण एक विशेष तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जैसे मानव मस्तिष्क में, तो चेतना पूरी तरह खिल जाती है। ये विचार वैदिक दर्शन के बहुत करीब है। उपनिषदों में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सब ब्रह्म है। हर चीज में दिव्य चेतना है। एक पत्थर में, एक पेड़ में, एक जानवर में, एक मनुष्य में। अंतर केवल अभिव्यक्ति का है। पत्थर में चेतना सो रही है, पेड़ में वो सपने देख रही है, जानवर में वो जाग रही है, और मनुष्य में वो पूरी तरह जागृत है और खुद को जान सकती है। ये विचार आधुनिक विज्ञान से कितना अलग है? शायद उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। दोनों कह रहे हैं कि चेतना और पदार्थ अलग नहीं हैं, वे एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। पदार्थ चेतना का घना रूप है, चेतना पदार्थ का सूक्ष्म रूप है, और दोनों तारों से आए हैं। दोनों ब्रह्मांड के विकास का हिस्सा हैं। अब आइए एक और प्रयोग करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। ऑक्सीजन अंदर आती है। वो ऑक्सीजन किसी पेड़ ने बनाई थी। वो पेड़ सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाता है। और वो सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य के केंद्र में परमाणु संलयन से। और वे परमाणु कहाँ से आए? पिछली पीढ़ियों के तारों से। तो जब आप सांस लेते हैं, तो आप तारों की ऊर्जा अंदर ले रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों द्वारा अवशोषित की जाएगी, और वे पेड़ उसका उपयोग नए पत्ते, नई शाखाएं बनाने के लिए करेंगे। तो आपकी सांस जीवन का चक्र है। आप देते हैं, आप लेते हैं। आप ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब अपनी आंखें खोलिए, अपने चारों ओर देखिए। हर चीज जो आप देखते हैं, दीवारें, फर्नीचर, पेड़, आकाश, सब तारों की धूल से बनी है। और वो प्रकाश जो आपको चीजें देखने देता है, वो भी सूर्य से आता है। सूर्य के केंद्र में हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, और इस प्रक्रिया में 40 लाख टन द्रव्यमान शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है। वो प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है, और फिर वो आपकी आंखों में प्रवेश करता है। आपकी रेटिना में फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं उस प्रकाश को विद्युत संकेत में बदलती हैं। वे संकेत आपके मस्तिष्क में जाते हैं, और आपका मस्तिष्क उन संकेतों को एक छवि में बदल देता है। तो जब आप देखते हैं, तो आप वास्तव में सूर्य की ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं। आप तारों के प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड को अनुभव कर रहे हैं। और ये केवल दृष्टि के बारे में नहीं है। आपकी सभी इंद्रियां आपको ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। जब आप संगीत सुनते हैं, तो आप हवा के कंपन को अनुभव कर रहे हैं। वे कंपन आपके कान के पर्दे को हिलाते हैं। वो हिलना छोटी हड्डियों को हिलाता है। वे हड्डियां कोक्लिया में तरल को हिलाती हैं।
और उस तरल में बाल कोशिकाएं हैं जो कंपन को विद्युत संकेत में बदलती हैं। वे संकेत आपके मस्तिष्क में जाते हैं और आपका मस्तिष्क उन्हें संगीत में बदल देता है। तो संगीत केवल हवा का कंपन नहीं है, वो आपके मस्तिष्क की एक रचना है, लेकिन वो रचना परमाणुओं से बनी है, तारों की धूल से। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो आप विद्युत चुंबकीय बल को अनुभव कर रहे हैं। आपकी त्वचा के परमाणु और उस वस्तु के परमाणु एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पीछे हटाते हैं और आपका मस्तिष्क उस धक्के को कठोर या नरम या गर्म या ठंडा के रूप में व्याख्या करता है। तो स्पर्श भी परमाणुओं के बीच बातचीत है, तारों की धूल के बीच बातचीत है। अब सोचिए कि ये सब कितना अद्भुत है। आप एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां तारे बनते हैं, मरते हैं और नए तत्व बनाते हैं। वे तत्व ग्रह बनाते हैं। उन ग्रहों पर जीवन बनता है, जीवन विकसित होता है और अंततः वो जीवन इतना जटिल हो जाता है कि वो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और सवाल पूछ सकता है। और अब अरबों वर्षों बाद आप, तारों की धूल का एक संग्रह, इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप कहां से आए, आप जान सकते हैं कि आप क्या हैं, और ये ज्ञान आपको बदल सकता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप तारों की धूल हैं, तो आप खुद को अलग तरीके से देखते हैं। आप खुद को छोटा और महत्वहीन नहीं समझते। आप समझते हैं कि आप ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हैं। आप समझते हैं कि आपका अस्तित्व एक चमत्कार है। और ये ज्ञान आपको दूसरों के साथ भी अलग तरीके से व्यवहार करने पर मजबूर करता है। जब आप किसी अजनबी को देखते हैं तो आप जानते हैं कि वे भी तारों की धूल से बने हैं। उनके शरीर के परमाणु और आपके शरीर के परमाणु एक ही तारों में बने हो सकते हैं। आप और वे एक ही ब्रह्मांडीय परिवार के सदस्य हैं। तो कैसे आप उनसे नफरत कर सकते हैं? कैसे आप उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आप जानते हैं कि वो भी तारों की धूल है। वो आपका रिश्तेदार है। वो आपको ऑक्सीजन देता है, वो आपको छाया देता है, वो पृथ्वी को जीवित रखता है। तो कैसे आप उसे काट सकते हैं? जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये आपका घर है। ये वो जगह है जहां तारों की धूल ने जीवन बनाया। ये वो जगह है जहां ब्रह्मांड ने चेतना विकसित की। ये अनमोल है, तो कैसे आप इसे नष्ट कर सकते हैं? ये विचार हमें जिम्मेदारी देता है। हम केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम ब्रह्मांड के सक्रिय भागीदार हैं। हमारे कार्य मायने रखते हैं, हमारे विकल्प मायने रखते हैं, क्योंकि हम वो तारों की धूल हैं जो सोच सकती है। हम वो ब्रह्मांड हैं जो खुद को बदल सकता है। और ये शक्ति हमें विनम्र बनाती है, लेकिन साथ ही सशक्त भी। हम छोटे हैं लेकिन हम महत्वपूर्ण हैं। हम अस्थायी हैं लेकिन हम अर्थपूर्ण हैं। हम तारों की धूल हैं लेकिन हम जागृत तारों की धूल हैं। और ये सब फर्क बनाता है। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बहुत सुंदर लगता है, बहुत काव्यात्मक, लेकिन क्या ये सच में मायने रखता है? क्या ये केवल एक रूपक नहीं है? तारों की धूल, ब्रह्मांडीय संबंध, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मेरे असली जीवन से इसका क्या लेना देना? और मैं आपकी इस सोच को पूरी तरह समझता हूं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर दिन व्यावहारिक समस्याएं हैं। बिल भरने हैं, काम पर जाना है, रिश्तों को संभालना है। तो ये ब्रह्मांडीय बातें कैसे मदद करती हैं? लेकिन यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। ये केवल रूपक नहीं है, ये शाब्दिक मापने योग्य वैज्ञानिक सत्य है। और इस सत्य को समझना आपके जीवन को मौलिक रूप से बदल सकता है। कैसे? आइए इसे समझें। जब आप तनाव में होते हैं, जब आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, जब आपका रिश्ता टूट रहा है, जब आपका बैंक बैलेंस शून्य के करीब है, उस पल में आप क्या महसूस करते हैं? आप महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं। आप महसूस करते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है। आप महसूस करते हैं कि आप छोटे, कमजोर और असहाय हैं। लेकिन अगर आप एक पल के लिए रुकें और याद करें कि आप तारों की धूल से बने हैं, तो कुछ बदल जाता है। आप याद करते हैं कि आपके शरीर का हर परमाणु एक मरते हुए तारे के दिल से आया है। आप याद करते हैं कि आप 3.5 अरब साल के विकास का परिणाम हैं। आप याद करते हैं कि आपके पूर्वजों ने हिमयुग से बचा, शिकारियों से बचा, बीमारियों से बचा और यहां तक पहुंचे ताकि आप अस्तित्व में आ सकें।
आप याद करते हैं कि आपके अंदर वही ऊर्जा है जो तारों को जलाती है, और अचानक वो समस्या जो इतनी बड़ी लग रही थी वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधि हैं। और अगर ब्रह्मांड अरबों वर्षों तक जीवित रह सकता है तो आप भी इस पल से गुजर सकते हैं। लेकिन मैं यथार्थवादी हूं। मैं जानता हूं कि केवल ये सोचने से बिल नहीं भरेंगे, केवल ये जानने से नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको कुछ देता है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, परिप्रेक्ष्य। और परिप्रेक्ष्य शक्ति है। जब आप जानते हैं कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं तो आप छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते, आप बड़ी तस्वीर देखते हैं। आप समझते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आपका मूल स्वभाव, वो तारों की धूल जो आप हैं, वो कभी नहीं बदलता। और ये समझ आपको लचीलापन देती है, आपको साहस देती है, आपको शांति देती है। अब आइए इसे और गहराई से समझें। आधुनिक मनोविज्ञान ने दिखाया है कि हमारी ज्यादातर पीड़ा अहंकार से आती है, उस भ्रम से कि हम अलग, स्वतंत्र और स्थायी हैं। हम सोचते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। और जब दुनिया हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती तो हम पीड़ित होते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि मैं एक अस्थायी पैटर्न है, परमाणुओं की एक व्यवस्था जो लगातार बदल रही है, तो अहंकार कमजोर पड़ जाता है। आप समझते हैं कि आप एक नदी हैं, एक चट्टान नहीं। आप बह रहे हैं, बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और ये समझ आपको स्वतंत्र करती है। बौद्ध भिक्षु थिच नहात हान ने एक बार कहा था, जब आप एक बादल को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वो एक अलग चीज है, लेकिन बादल समुद्र से आया है, वो वाष्पीकरण का परिणाम है, और जल्द ही वो बारिश बन जाएगा और फिर से समुद्र में मिल जाएगा। तो बादल कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं, वो केवल रूप बदलता है। यही बात आपके साथ है। आप कभी पैदा नहीं हुए, आपके परमाणु अरबों साल पुराने हैं, और आप कभी मरेंगे नहीं। आपके परमाणु हमेशा रहेंगे, नए रूप लेते हुए। आप केवल रूप बदल रहे हैं। और जब आप ये समझते हैं तो मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन है। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल है। अगर हम सब तारों की धूल हैं, अगर हम सब एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं, तो फिर बुराई क्यों है, युद्ध क्यों है, पीड़ा क्यों है? अगर हम सब जुड़े हुए हैं तो हम एक दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? ये सवाल हजारों सालों से दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को परेशान कर रहा है। और मैं आपको कोई आसान जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य दे सकता हूं। बुराई अज्ञानता से आती है। जब हम भूल जाते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, जब हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, तो हम दूसरों को अन्य के रूप में देखते हैं, और जब कोई अन्य है तो उन्हें नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप याद करते हैं कि वो व्यक्ति, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उन्हीं परमाणुओं से बना है जो आप हैं, जब आप याद करते हैं कि उनके शरीर का कार्बन और आपके शरीर का कार्बन एक ही तारे में बना हो सकता है, तो कुछ बदल जाता है। आप उन्हें अन्य के रूप में नहीं देख सकते, आप उन्हें अपने ब्रह्मांडीय भाई या बहन के रूप में देखते हैं। और भले ही आप उनके कार्यों से सहमत न हों, आप उनकी मानवता को नकार नहीं सकते, क्योंकि उनकी मानवता आपकी मानवता है। उनका अस्तित्व आपके अस्तित्व से जुड़ा है। जब आप उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप उन्हें ठीक करते हैं तो आप खुद को ठीक करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आप और मैं एक हैं। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता बिना खुद को घायल किए। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम सब एक जैसे हैं। हम स्पष्ट रूप से अलग हैं, अलग शरीर, अलग विचार, अलग अनुभव। लेकिन गहराई में, परमाणु स्तर पर, ऊर्जा स्तर पर हम एक ही स्रोत से आए हैं। हम एक ही ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के हिस्से हैं। और जब हम ये समझते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम ज्यादा दयालु बन जाते हैं, ज्यादा करुणामय, ज्यादा प्रेमपूर्ण, क्योंकि हम समझते हैं कि दूसरों से प्यार करना खुद से प्यार करना है, दूसरों की सेवा करना खुद की सेवा करना है। अब आइए इस विचार को पर्यावरण पर लागू करें। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और हम सब जानते हैं कि ये मानव गतिविधि के कारण हो रहा है।
हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, हम महासागरों को प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम पृथ्वी से अलग नहीं हैं। हम सोचते हैं कि पृथ्वी एक संसाधन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पृथ्वी हमारा शरीर है। पृथ्वी की मिट्टी में वही तत्व हैं जो आपकी हड्डियों में हैं। पृथ्वी के महासागरों में वही नमक है जो आपके खून में है। पृथ्वी का वायुमंडल वही गैसें हैं जो आप सांस लेते हैं। वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक ने गैया परिकल्पना प्रस्तावित की, विचार कि पृथ्वी एक जीवित प्रणाली की तरह काम करती है। जैसे आपका शरीर तापमान को नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा को संतुलित करता है और घावों को ठीक करता है, वैसे ही पृथ्वी भी अपने वायुमंडल, महासागरों और जीवमंडल को नियंत्रित करती है। लेकिन अब मानव गतिविधि इस प्रणाली को बाधित कर रही है। हम पृथ्वी के तापमान नियंत्रण को तोड़ रहे हैं। हम उसके रक्त प्रवाह, महासागरों की धाराओं को बदल रहे हैं। और जब एक प्रणाली बीमार होती है तो उसके सभी हिस्से प्रभावित होते हैं। हम भी प्रभावित होते हैं क्योंकि हम उस प्रणाली का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ आशा है। जब आप समझते हैं कि आप पृथ्वी से अलग नहीं हैं, जब आप समझते हैं कि पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाना है, तो आपका व्यवहार बदल जाता है। आप ज्यादा सचेत हो जाते हैं। आप कम उपभोग करते हैं। आप पुनर्चक्रण करते हैं। आप पेड़ लगाते हैं। आप स्थानीय और जैविक खाना खाते हैं। ये छोटे कदम हैं, लेकिन वे मायने रखते हैं, क्योंकि जब लाखों लोग छोटे कदम उठाते हैं तो वे बड़े बदलाव बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप ये समझते हैं कि आप तारों की धूल हैं, तो आप समझते हैं कि आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे, आप अगली पीढ़ियों के लिए भी जी रहे हैं। आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बाद आने वाली पीढ़ियां, वे सब इसी पृथ्वी पर रहेंगे और वे उन्हीं परमाणुओं से बनेंगे जो अभी यहाँ हैं। अब आइए एक और व्यावहारिक पहलू पर बात करें, रिश्ते। हम सब जानते हैं कि रिश्ते कठिन हो सकते हैं, चाहे वो आपके साथी के साथ हों, आपके माता पिता के साथ, आपके बच्चों के साथ या आपके दोस्तों के साथ। हर रिश्ते में संघर्ष होते हैं। हम असहमत होते हैं, हम लड़ते हैं, हम एक दूसरे को आहत करते हैं। और अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी हमारी तरह है। हम अपने दृष्टिकोण में इतने फंस जाते हैं कि हम उनका दृष्टिकोण नहीं देख पाते। लेकिन जब आप याद करते हैं कि वो व्यक्ति भी तारों की धूल से बना है, जब आप याद करते हैं कि उनके मस्तिष्क में भी अरबों न्यूरॉन्स हैं जो उन्हें सोचने, महसूस करने और सपने देखने देते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आप समझते हैं कि उनकी भावनाएं उतनी ही वास्तविक हैं जितनी आपकी। उनका दर्द उतना ही गहरा है जितना आपका। उनकी खुशी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी। और जब आप ये समझते हैं तो आप ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं। आप सुनना शुरू करते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं। आप माफ करना सीखते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि वे भी आपकी तरह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। वे भी आपकी तरह खुश रहना चाहते हैं। वे भी आपकी तरह प्यार चाहते हैं। और वे भी आपकी तरह कभी-कभी गलतियां करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य हैं। और मनुष्य होना मतलब है अपूर्ण होना। लेकिन ये अपूर्णता ही हमें सुंदर बनाती है, क्योंकि ये हमें विकसित होने, सीखने और बढ़ने का मौका देती है। अब आइए सबसे बड़े सवाल पर आएं। जीवन का अर्थ क्या है? अगर हम केवल तारों की धूल हैं, अगर हम केवल परमाणुओं की एक अस्थायी व्यवस्था हैं, तो क्या कुछ भी मायने रखता है? क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, या हम केवल ब्रह्मांड में एक दुर्घटना हैं? ये सवाल अस्तित्ववादी दार्शनिकों को सदियों से परेशान कर रहा है और अलग-अलग लोगों के अलग-अलग जवाब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, हमें अपना अर्थ खुद बनाना होगा। दूसरे कहते हैं कि जीवन का अर्थ ईश्वर की सेवा करना है। तीसरे कहते हैं कि जीवन का अर्थ खुश रहना है। और चौथे कहते हैं कि जीवन का अर्थ दूसरों की मदद करना है। लेकिन जब आप समझते हैं कि आप तारों की धूल हैं, तो एक नया परिप्रेक्ष्य खुलता है। शायद जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या हैं। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो जाग गया है। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को जान सकता है। और शायद यही पर्याप्त है। शायद हमारा अस्तित्व ही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हर बार जब आप सांस लेते हैं,
हर बार जब आप सोचते हैं, हर बार जब आप प्यार करते हैं, आप ब्रह्मांड को खुद को अनुभव करने दे रहे हैं। आप ब्रह्मांड को खुद को जानने दे रहे हैं। और ये एक चमत्कार है, ये एक विशेषाधिकार है, ये एक उपहार है। कार्ल सैगन ने कहा था, हम ब्रह्मांड को समझने का ब्रह्मांड का तरीका है। सोचिए इस बारे में। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में कोई चेतना नहीं थी, केवल ऊर्जा और सरल परमाणु थे। फिर तारे बने, तारों ने भारी तत्व बनाए, उन तत्वों से ग्रह बने, ग्रहों पर जीवन बना, जीवन ने जटिल मस्तिष्क विकसित किए, और अब अरबों वर्षों बाद ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में तारों की धूल ने चेतना विकसित की है। और वो चेतना आप अब पूरे ब्रह्मांड को समझ सकती है। आप बिग बैंग को समझ सकते हैं, आप तारों के जीवन चक्र को समझ सकते हैं, आप विकास को समझ सकते हैं, आप क्वांटम यांत्रिकी को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड आपके माध्यम से खुद को समझ रहा है, और ये अविश्वसनीय है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये समझ केवल बौद्धिक नहीं है, ये भावनात्मक भी है। जब आप सचमुच समझते हैं कि आप तारों की धूल हैं, तो आप विस्मय महसूस करते हैं, आप आश्चर्य महसूस करते हैं, आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि आपका अस्तित्व कितना असंभव है। सोचिए उन सभी चीजों के बारे में जो सही होनी चाहिए थीं ताकि आप यहां हो सकें। बिग बैंग को सही तरीके से होना था, तारों को सही तत्व बनाने थे, पृथ्वी को सही दूरी पर बननी थी, जीवन को शुरू होना था, विकास को सही दिशा में जाना था, आपके पूर्वजों को जीवित रहना था, और फिर आपके माता पिता को मिलना था, और उन्हें आपको जन्म देना था। अगर इनमें से कोई भी चीज अलग होती तो आप यहां नहीं होते। तो आपका अस्तित्व एक चमत्कार है, न केवल धार्मिक अर्थ में बल्कि सांख्यिकीय अर्थ में भी। आपके अस्तित्व की संभावना इतनी कम है कि ये लगभग शून्य है, लेकिन फिर भी आप यहां हैं। और ये आपको कुछ देता है, जिम्मेदारी। क्योंकि अगर आपका अस्तित्व इतना दुर्लभ है, इतना अनमोल है, तो आप इसे बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इसे सार्थक बनाना होगा। आपको अपनी पूरी क्षमता से जीना होगा। आपको प्यार करना होगा, आपको सीखना होगा, आपको बढ़ना होगा, आपको योगदान देना होगा। क्योंकि आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे, आप उन सभी तारों के लिए जी रहे हैं जो मरे ताकि आप बन सकें। आप उन सभी पूर्वजों के लिए जी रहे हैं जिन्होंने संघर्ष किया ताकि आप यहां हो सकें। आप पूरे ब्रह्मांड के लिए जी रहे हैं जो आपके माध्यम से खुद को अनुभव कर रहा है। और यहां सबसे सुंदर बात है, आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति जो कभी जिया है, हर व्यक्ति जो अभी जी रहा है, और हर व्यक्ति जो भविष्य में जिएगा, वे सब तारों की धूल से बने हैं। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय परिवार के सदस्य हैं। हम सब एक ही यात्रा पर हैं। और जब आप ये समझते हैं तो अकेलापन गायब हो जाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे। आप हमेशा ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे, आप हमेशा हर चीज से जुड़े हुए थे, और आप हमेशा रहेंगे। भले ही आपका शरीर मर जाए, आपके परमाणु जारी रहेंगे। वे नए रूप लेंगे, वे नए जीवन बनाएंगे, और इस तरह आप अमर हैं, ना आत्मा के रूप में, हालांकि शायद वो भी, बल्कि पदार्थ के रूप में। आपके परमाणु हमेशा रहेंगे, ब्रह्मांड के महान चक्र में घूमते हुए। तो अगली बार जब आप रात में आकाश को देखें और तारों को चमकते देखें, तो याद रखें, वे केवल दूर की रोशनी नहीं हैं, वे आपके पूर्वज हैं, वे आपके निर्माता हैं, और आप उनकी विरासत हैं। आप वो हैं जो वे बनना चाहते थे। आप तारों की धूल हैं जो जाग गई है, जो सोच सकती है, जो प्यार कर सकती है, और जो सवाल पूछ सकती है। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो ब्रह्मांड ने कभी बनाया है, आप। लेकिन अब इस यात्रा के अंत में आइए उन सवालों की ओर लौटें जो हमने शुरुआत में नहीं पूछे थे। क्योंकि जब आप समझते हैं कि आप तारों की धूल हैं, तो कुछ गहरे, अधिक रहस्यमय सवाल उभरने लगते हैं। सवाल जिनके जवाब विज्ञान के पास अभी नहीं हैं, और शायद कभी नहीं होंगे। पहला सवाल, चेतना क्यों है? हमने देखा कि चेतना कैसे काम करती है, न्यूरॉन्स, विद्युत संकेत, रासायनिक प्रतिक्रियाएं। लेकिन ये नहीं बताता कि चेतना क्यों है। ब्रह्मांड बिना चेतना के भी काम कर सकता था। तारे बन सकते थे, ग्रह बन सकते थे, यहां तक कि जटिल जीव भी बन सकते थे, रोबोट की तरह।
जो प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी तरह कहीं ब्रह्मांड ने न केवल जटिलता विकसित की बल्कि अनुभव भी विकसित किया। व्यक्तिपरक अनुभव, लाल रंग देखने का अनुभव, संगीत सुनने का अनुभव, प्यार महसूस करने का अनुभव। क्यों? कुछ दार्शनिक कहते हैं कि शायद चेतना ब्रह्मांड का लक्ष्य है। शायद बिग बैंग से लेकर अब तक की पूरी यात्रा, तारों का बनना, ग्रहों का बनना, जीवन का विकसित होना, ये सब चेतना को जन्म देने के लिए थी, ताकि ब्रह्मांड खुद को अनुभव कर सके, खुद को जान सके, खुद से प्यार कर सके। ये विचार अजीब लगता है क्योंकि ये ब्रह्मांड को एक उद्देश्य देता है और आधुनिक विज्ञान उद्देश्य की बात नहीं करता। विज्ञान कारण और प्रभाव की बात करता है, लक्ष्य की नहीं। लेकिन शायद बहुत गहरे स्तर पर कारण और लक्ष्य एक ही हैं। शायद ब्रह्मांड इस तरह है क्योंकि ये इस तरह होना चाहता है। शायद भौतिकी के नियम इतने सटीक इसलिए हैं क्योंकि वे चेतना को संभव बनाने के लिए बने हैं। ये विचार वैदिक दर्शन के लीला की अवधारणा से मेल खाता है। विचार कि ब्रह्मांड ईश्वर का खेल है। ब्रह्म, परम चेतना, अकेला था और अकेलेपन में उसने खुद को अनगिनत रूपों में विभाजित किया। तारे, ग्रह, पेड़, जानवर, मनुष्य, ये सब ब्रह्म के रूप हैं और ये सब एक महान खेल में भाग ले रहे हैं, भूलने और याद करने का खेल। हम भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम सोचते हैं कि हम अलग हैं और फिर धीरे धीरे जीवन के अनुभवों के माध्यम से हम याद करते हैं, हम जागते हैं, हम समझते हैं कि हम कभी अलग नहीं थे, हम हमेशा एक थे और ये जागरण ही मुक्ति है, यही मोक्ष है। दूसरा सवाल, समय क्या है? हमने बात की कि कैसे परमाणु अरबों साल पुराने हैं, कैसे आपके शरीर का हर परमाणु एक लंबी यात्रा पर रहा है। लेकिन समय वास्तव में क्या है? भौतिकी कहती है कि समय एक आयाम है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आइंस्टीन ने दिखाया कि समय सापेक्ष है। ये आपकी गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। अगर आप एक ब्लैक होल के करीब हों तो समय लगभग रुक जाता है। तो समय निरपेक्ष नहीं है, ये लचीला है, ये बदलता है। लेकिन यहां सबसे रहस्यमय बात है, भौतिकी के मौलिक समीकरणों में समय दोनों दिशाओं में काम करता है। आप समय को आगे या पीछे चला सकते हैं और समीकरण वही रहते हैं, लेकिन हमारा अनुभव अलग है। हम समय को केवल एक दिशा में बहते हुए अनुभव करते हैं, अतीत से वर्तमान से भविष्य की ओर। हम अतीत को याद कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं लेकिन जान नहीं सकते। और वर्तमान, वो क्षणभंगुर पल जिसे हम अभी कहते हैं, वो लगातार गायब हो रहा है। तो समय का तीर क्यों है? क्यों समय केवल एक दिशा में बहता है? जवाब एंट्रोपी में छिपा है। ब्रह्मांड में अव्यवस्था बढ़ती है, चीजें व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर जाती हैं। एक कप गिरता है और टूट जाता है, यह आसान है। लेकिन टूटे हुए टुकड़े अपने आप वापस कप नहीं बनते। क्यों? क्योंकि टूटे हुए टुकड़ों की व्यवस्था के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कप की व्यवस्था का केवल एक तरीका है। तो सांख्यिकीय रूप से अव्यवस्था ज्यादा संभावित है और ये एंट्रोपी की वृद्धि ही समय का तीर बनाती है। समय वो दिशा है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। जीवन एंट्रोपी को कम करता है। जीवित जीव अत्यधिक व्यवस्थित हैं, वे अव्यवस्था से व्यवस्था बनाते हैं। तो क्या जीवन समय के तीर के खिलाफ जा रहा है? नहीं, क्योंकि जीवन स्थानीय रूप से एंट्रोपी को कम करता है, लेकिन समग्र रूप से बढ़ाता है। जब आप खाना खाते हैं तो आप अपने शरीर में व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में आप गर्मी और अपशिष्ट पैदा करते हैं जो पर्यावरण में अव्यवस्था बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर एंट्रोपी बढ़ती है। जीवन एंट्रोपी की बाढ़ में व्यवस्था का एक अस्थायी द्वीप है और ये द्वीप केवल तब तक रहता है जब तक ऊर्जा उपलब्ध है। जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो व्यवस्था टूट जाती है, जीव मर जाता है और एंट्रोपी फिर से जीत जाती है। लेकिन यहां सुंदरता है, जीवन ने लाखों वर्षों तक इस लड़ाई को जारी रखा है और ये जारी रखेगा, क्योंकि जब तक सूर्य चमकता है, जब तक ऊर्जा उपलब्ध है, जीवन जारी रहेगा, व्यवस्था बनाता रहेगा, चेतना बनाता रहेगा। तीसरा सवाल, हम अकेले हैं क्या?
हमने बात की कि कैसे पृथ्वी पर जीवन बना, लेकिन क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? सांख्यिकीय रूप से ये लगभग निश्चित है। हमारी आकाशगंगा में लगभग 200 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में लगभग 40,000 अरब तारे हैं। और हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ज्यादातर तारों के ग्रह हैं और उनमें से कुछ ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में हैं, जहां तापमान सही है, जहां पानी तरल रूप में हो सकता है। तो शायद अरबों ग्रह हैं जहां जीवन संभव है। लेकिन अगर जीवन इतना सामान्य है तो हमने अभी तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? इसे फर्मी विरोधाभास कहते हैं। शायद जीवन सामान्य है, लेकिन बुद्धिमान जीवन दुर्लभ है। शायद ज्यादातर जीवन बैक्टीरिया के स्तर पर रुक जाता है, या शायद बुद्धिमान सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं, परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन या कोई अन्य आपदा से। या शायद ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सभ्यताओं के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि संपर्क लगभग असंभव है। या शायद, और ये सबसे रहस्यमय संभावना है, वे यहाँ हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। शायद वे इतने उन्नत हैं कि हम उनकी तकनीक को नहीं पहचान सकते, जैसे एक चींटी रेडियो तरंगों को नहीं समझ सकती। लेकिन चाहे हम अकेले हों या नहीं, एक बात निश्चित है, हम दुर्लभ हैं, हम अनमोल हैं, क्योंकि हम वो तारों की धूल हैं जो जाग गई है। और अगर ब्रह्मांड में कहीं और भी ऐसी धूल है, तो वो भी उतनी ही दुर्लभ है, उतनी ही अनमोल है। और शायद किसी दिन हम उनसे मिलेंगे। और जब हम मिलेंगे तो हम समझेंगे कि हम इतने अलग नहीं हैं, क्योंकि वे भी तारों की धूल से बने होंगे, वे भी ब्रह्मांड का हिस्सा होंगे। और शायद उस पल में हम समझेंगे कि हम और वे का कोई अर्थ नहीं है, केवल हम सब है। केवल ब्रह्मांड है जो खुद को अनगिनत रूपों में अनुभव कर रहा है। चौथा सवाल, ब्रह्मांड का अंत क्या होगा? हमने देखा कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, बिग बैंग से, लेकिन ये कैसे खत्म होगा? भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड के विस्तार की दर पर निर्भर करता है। अगर विस्तार धीमा हो जाता है और रुक जाता है तो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को वापस खींच लेगा, सब कुछ एक बिंदु में सिकुड़ जाएगा, बिग क्रंच। लेकिन हाल के अवलोकनों से पता चला है कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, ये तेज हो रहा है। कुछ रहस्यमय शक्ति, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं, ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। और अगर ये जारी रहा तो ब्रह्मांड का अंत बिग फ्रीज में होगा। बिग फ्रीज में ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि वे एक दूसरे को नहीं देख पाएंगी। तारे अपना सारा ईंधन जला देंगे और बुझ जाएंगे। ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे, हॉकिंग विकिरण के माध्यम से। और अंततः खरबों खरबों साल बाद ब्रह्मांड एक ठंडे, अंधेरे, खाली स्थान में बदल जाएगा। कोई तारे नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई जीवन नहीं, केवल बिखरे हुए कण, लगभग निरपेक्ष शून्य तापमान पर। यह भयावह लगता है, लेकिन याद रखें, ये खरबों साल दूर है। अभी इस पल ब्रह्मांड जीवित है, तारे चमक रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, जीवन फल फूल रहा है, और आप यहां हैं, इसे अनुभव कर रहे हैं। और शायद बिग फ्रीज अंत नहीं है। कुछ भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि शायद ब्रह्मांड चक्रीय है। शायद हर बिग फ्रीज के बाद एक नया बिग बैंग होता है। शायद ब्रह्मांड अनंत बार जन्म लेता है, मरता है और फिर से जन्म लेता है, और हर बार शायद वो थोड़ा अलग होता है। अलग भौतिकी के नियम, अलग तारे, अलग जीवन। और शायद इस अनंत चक्र में हर संभावना घटित होती है, हर संभव ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। और आपका अस्तित्व, आपकी चेतना, आपका अनुभव, वो इस अनंत चक्र का हिस्सा है। आप एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार अस्तित्व में आए हैं, और आप अनगिनत बार फिर से अस्तित्व में आएंगे, अलग रूपों में, अलग समयों में। लेकिन हमेशा आप तारों की धूल होंगे, हमेशा आप ब्रह्मांड होंगे जो खुद को अनुभव कर रहा है। लेकिन ये सब अटकलें हैं। सच्चाई ये है कि हम नहीं जानते कि चेतना क्यों है, हम नहीं जानते कि समय वास्तव में क्या है, हम नहीं जानते कि हम अकेले हैं या नहीं, हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का अंत क्या होगा। और शायद हम कभी नहीं जानेंगे, क्योंकि कुछ सवाल इतने गहरे हैं कि वे विज्ञान की पहुंच से परे हैं, वे रहस्य के क्षेत्र में हैं। और शायद ये ठीक है,
शायद रहस्य होना जरूरी है, क्योंकि रहस्य हमें विनम्र रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये हमें आश्चर्य की भावना देता है, और आश्चर्य ही वो है जो हमें मानव बनाता है। अब इस यात्रा के बिल्कुल अंत में आइए वापस लौटें जहां से हमने शुरुआत की थी। याद है वो पहला वाक्य? अभी इस पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके शरीर के अंदर लगभग 7 अष्टलियन परमाणु काम कर रहे हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद इस वाक्य का अर्थ बदल गया है। अब आप जानते हैं कि वे परमाणु कहां से आए। आप जानते हैं कि वे कितने पुराने हैं। आप जानते हैं कि वे किस यात्रा पर रहे हैं। और आप जानते हैं कि वे क्या हैं? तारों की धूल। लेकिन अब आप ये भी जानते हैं कि वे केवल धूल नहीं हैं, वे जागृत धूल हैं, वे सोचने वाली धूल हैं, वे प्यार करने वाली धूल हैं, वे ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। और ये एहसास, ये गहरा आंतस्तरीय एहसास कि आप तारों की धूल हैं, ये आपको बदल सकता है। ये आपको विनम्र बना सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप कितने छोटे हैं। लेकिन साथ ही ये आपको सशक्त बना सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। ये आपको अकेला महसूस करा सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। लेकिन साथ ही ये आपको जुड़ा हुआ महसूस करा सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप हर चीज से जुड़े हुए हैं। ये आपको डरा सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है। लेकिन साथ ही ये आपको शांति दे सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ केवल रूप बदलता है। तो अब जब आप इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें। महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में जा रही है। महसूस करें कि आपका दिल धड़क रहा है। महसूस करें कि आपका मस्तिष्क सोच रहा है। और याद रखें, ये सब, हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, ये सब तारों की विरासत है। आप एक चमत्कार हैं, आप एक रहस्य हैं, आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। और ये सबसे सुंदर, सबसे गहरा, सबसे अविश्वसनीय सत्य है जो हम कभी जान सकते हैं। जब आप आज रात आकाश को देखें और तारों को चमकते देखें, तो याद रखें, आप उन्हें नहीं देख रहे, आप अपने पूर्वजों को देख रहे हैं। आप अपनी उत्पत्ति को देख रहे हैं, आप घर को देख रहे हैं, क्योंकि आप तारों से आए हैं। और किसी दिन, अरबों साल बाद, आप तारों में वापस जाएंगे। आपके परमाणु नए तारों का हिस्सा बनेंगे, नए ग्रहों का, नए जीवन का। और शायद किसी दूर के भविष्य में, किसी दूर के ग्रह पर, कोई प्राणी जो आपके परमाणुओं से बना होगा, आकाश को देखेगा और सोचेगा, मैं कहां से आया? और जवाब वही होगा, तारों से, हमेशा तारों से। आप तारों की धूल हैं। और ये केवल एक तथ्य नहीं है, ये एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण अलग तरीके से जीने का, ज्यादा जागरूकता से, ज्यादा करुणा से, ज्यादा आश्चर्य से। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो हर पल पवित्र हो जाता है। हर सांस एक उपहार बन जाती है, हर मुलाकात एक चमत्कार बन जाती है। और जीवन, ये छोटा, नाजुक, सुंदर जीवन, ये सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है, जिसे हम कभी हल नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा अनुभव कर सकते हैं। तो जाइए, जिए, प्यार कीजिए, सीखिए, बढ़िए, योगदान दीजिए। क्योंकि आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप 13 अरब 80 करोड़ साल के ब्रह्मांडीय विकास का परिणाम हैं। आप वो हैं जो तारे बनना चाहते थे। आप वो हैं जो ब्रह्मांड बनना चाहता था। और ये एहसास, ये ज्ञान, ये सत्य, ये सबसे बड़ा उपहार है जो विज्ञान हमें दे सकता है। न केवल ये जानना कि हम क्या हैं, बल्कि ये महसूस करना कि हम कौन हैं। तारों की धूल, जागृत, जीवित और अनंत रूप से अनमोल। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे। आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हर परमाणु से, हर तारे से, हर जीवित प्राणी से। और जब आप मरेंगे, क्योंकि हाँ, आप मरेंगे, तो आप गायब नहीं होंगे, आप बदलेंगे, आपके परमाणु नए रूप लेंगे। और इस तरह आप हमेशा रहेंगे, ब्रह्मांड के महान चक्र में, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, बार बार, अनंत काल तक। क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, पदार्थ कभी गायब नहीं होता,
केवल रूप बदलता है और आप, आपका सार, आपकी ऊर्जा, आपके परमाणु, आप हमेशा रहेंगे तारों की धूल के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, अस्तित्व के रूप में। तो अगली बार जब आप खुद को छोटा महसूस करें, जब आप खुद को अकेला महसूस करें, जब आप खुद को महत्वहीन महसूस करें, तो याद रखें, आप तारों की धूल हैं और तारे कभी छोटे नहीं होते, वे कभी अकेले नहीं होते और वे निश्चित रूप से कभी महत्वहीन नहीं होते। वे ब्रह्मांड के इंजन हैं, वे जीवन के निर्माता हैं और आप उनकी सबसे बड़ी रचना हैं। आप वो हैं जो वे बनना चाहते थे। आप चेतना हैं, आप प्यार हैं, आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो कभी हुआ है। धन्यवाद इस यात्रा पर मेरे साथ आने के लिए, तारों से लेकर आप तक, बिग बैंग से लेकर इस पल तक। और याद रखें, जब भी आप आकाश को देखें, आप घर को देख रहे हैं, क्योंकि आप तारों से आए हैं और आप तारों में वापस जाएंगे। और इस बीच, इस छोटी सी खिड़की में, जिसे हम जीवन कहते हैं, आपके पास एक अविश्वसनीय अवसर है, जागरूक होने का, प्यार करने का और ब्रह्मांड को खुद को अनुभव करने देने का। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आप तारों की धूल हैं, कभी मत भूलिए।